Hello everyone. So I'm back with lecture number 5, supplements of securities laws for December 2020. कल हमने एक और चैप्टर कंप्लीट किया और ऑम्बड्समैन वाला और इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस से रिलेटेड कुछ केस डिस्कस किए। हाँ, एक्चुअली केसेस ग्रीवियंसेस के नहीं थे, इवन उन कंपनीज के थे जिन्होंने स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ऑथेंटिकेशन नहीं ली। आज से हम अब डिस्कस करेंगे आज इंटरमीडिएट वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज, इंटरमीडिएट वाले चैप्टर से रिलेटेड चेंजेस और केसेस डिस्कस करें। क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड एक बड़ा चेंज आया है। हालांकि मुझे कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट सही नहीं लगता, मतलब अमेंडमेंट तो सेबी ने किया वो तो ठीक है, मुझे ये अमेंडमेंट आपको पढ़ाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपको क्रेडिट रेटिंग पढ़ाया गया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिखाया गया, आपको क्रेडिट रेटिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया। आपको केवल एक इंटरमीडिएट के नाम पर क्रेडिट रेटिंग पढ़ाया गया, ना कि पूरा ओवरऑल चैप्टर। और वहीं हम पहले पढ़ते थे कि क्रेडिट रेटिंग कैसे असाइन होती है, क्रेडिट रेटिंग के सिंबल क्या होते हैं। अल्दो अगर आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है हमारी, तो हम वहां क्रेडिट रेटिंग के सिंबल्स भी कभी डिस्कस करते हैं, लाइक ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, सी, डी। और अगर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है तो A1, A2, A3, A4, D, ऐसा करके अल्फा न्यूमेरिक रेटिंग्स मिलती है केस ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर चेंज क्या आया है कि अगर एक इश्यूअर कॉपरेट नहीं कर रहा है रेटिंग प्रोसेस में, मतलब रेटिंग के रिवीजन में, जब आप जानते हो रेटिंग होती है तो टाइम टू टाइम रेटिंग हमें रिवाइज करनी, अच्छा रिवाइज करनी कंपलसरी नहीं है, रेटिंग को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है कि जो रेटिंग असाइन की गई जिन फैक्टर्स के बेसिस पर कहीं वो चेंज तो नहीं हो गए, तो टाइम टू टाइम हमें रेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। चेंज क्यों करना पड़ता है? जिन फैक्टर्स के बेसिस पर रेटिंग दी गई थी, अगर वो सब्सटेंशियली चेंज हो जाती है तो रेटिंग चेंज होती है, बट उसको देखने के लिए हमें रेटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और उसे हम कहते हैं कि हम रेटिंग को वॉच में रख रहे हैं। जब तक रेटिंग असाइन नहीं की जाती और जब आप ये देखते हो कि रेटिंग चेंज तो नहीं हो जाएगी, तब हम उसे रेटिंग का वॉच कहते हैं, वॉच। और रेटिंग को चेंज करने से रिलेटेड इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सेमी एनुअली, एनुअली, अब डिपेंडिंग अपॉन योर एग्रीमेंट, आपको रेटिंग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और ये पूरी रेटिंग चेंज की एक्सरसाइज इसलिए करनी होती है ताकि इन्वेस्टर्स को आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेटिंग अवेलेबल हो। लेकिन अगर एक इश्यूअर आपको मींस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कॉपरेट नहीं कर रहा है, उसे पता है कि अगर रेटिंग चेंज करने के लिए जो इनकी एक्सरसाइज की जा रही है उसमें मैंने कॉपरेट कर दिया तो इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर रेटिंग मेरी डाउनग्रेड हो जाएगी, अपग्रेड या डाउनग्रेड, तो उसे डर है डाउनग्रेड ना हो जाए, इसलिए वो कॉपरेट ही नहीं कर रहा रेटिंग के रिवीजन के लिए। इफ एन इश्यूअर हैज ऑल द आउटस्टैंडिंग रेटिंग इज नॉन कोऑपरेटिव। अब आप पहले तो समझ कि होता क्या है कि अगर एक इश्यूअर रेटिंग के रिवीजन के लिए जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल उनको 3 रेटिंग्स मिली है, उनके 3 इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग है या एक इंस्ट्रूमेंट की 2-3 रेटिंग एजेंसीज के साथ रेटिंग है, और अगर वो सारी आउटस्टैंडिंग रेटिंग्स में कॉपरेट नहीं करे तो उसे हम कहेंगे नॉन कॉपरेटिव रेटिंग्स। और अगर ऐसा 6 महीने से ज्यादा हो जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उनको जो रेटिंग असाइन की गई थी उसे डाउनग्रेड कर देंगे और रेटिंग कर देंगे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। आपको इसके लिए समझ में आना चाहिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ रेटिंग्स, इन्वेस्टमेंट ग्रेड और स्पेक्युलेटिव ग्रेड। ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, सी और डी। यहां पर फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, यहां तक की रेटिंग को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड। और फॉर एग्जांपल फॉर डबल बी, बी, सी, डी को हम कहते हैं नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेक्युलेटिव ग्रेड।
अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो तो सेबी ने अब नया ऑर्डर इशू कर दिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए, आप उन्हें नॉन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डाल दें, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में डाल दें। और अगर ये फर्दर 6 मंथ होता है, ये 6 महीने तक चला नॉन कोऑपरेटिव फॉर ऑल द रेटिंग्स, आप उसे डाल दो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, डाउनग्रेड कर दो। और अगर उसके बाद भी 6 महीने से ज्यादा और हो गए तो फिर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड तो है ही उनका, पड़ा हुआ ही है नॉन इन्वेस्टमेंट में, वहां भी 6 महीने से ज्यादा हो गए, अभी भी कॉपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई भी नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस इश्यूअर को अब कोई भी नई रेटिंग असाइन नहीं करेगी जब तक कि ये कॉपरेट ना, या जब तक रेटिंग विड्रॉ ना हो जाए। अब एक और चीज आ गई कि रेटिंग विड्रॉ कैसे हो सकती है। रेटिंग विड्रॉ तब होती है, जनरली हमें जो पढ़ाया जा रहा है, हमें वो केस पढ़ाया जा रहा है जब एक ही इश्यूअर की एक से ज्यादा रेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल, इसने डिबेंचर्स इशू किए, 2 रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवा ली, और लॉ नहीं कह रहा है कि आप मल्टीपल रेटिंग करवाएं, बट ऑब्वियसली मल्टीपल रेटिंग हमने करवा ली। मल्टीपल रेटिंग अगर मैंने करवाई, जो कि मैंडेटरी नहीं था, बट लॉ तो यही कहता है कि जितनी भी आपने रेटिंग करवाई आप ऑफर डॉक्यूमेंट में दिखाओ, चाहे आपने एक्सेप्ट की हो या नहीं। मल्टीपल रेटिंग अगर आपने करवाई, अल्दो इट वाज नॉट मैंडेटरी इन द लॉ, तो फिर अगर सीआरए विड्रॉ करना चाहता है रेटिंग को, तो वो सीआरए रेटिंग को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल रेटिंग है, एक रेटिंग तो अभी भी बचेगी, दूसरी रेटिंग जो है वो विड्रॉ की जा रही है, मतलब एक रेटिंग तो है। तो इन केस ऑफ मल्टीपल रेटिंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट where there is no regulatory mandate for multiple rating, CRA विड्रॉ कर सकती है रेटिंग सब्जेक्ट टू 3 कंडीशन। सीआरए ने 3 साल तक उस इंस्ट्रूमेंट को रेट किया, तो रेटिंग तो एक बार होती है ना, नहीं आप जानते हो रेटिंग इज नॉट वन टाइम टास्क, एक बार होगी, टाइम टू टाइम फिर उसका हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं रेटिंग चेंज तो नहीं होती, इसलिए लाइक ईयरली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन, क्रेडिट वॉच, ये सब होता है। तो 3 साल तक आपने रेटिंग की हो, या जितना इंस्ट्रूमेंट का टाइम पीरियड था, लाइक 8 साल का टाइम पीरियड है, इंस्ट्रूमेंट 8 साल की मैच्योरिटी रखता है, तो उसका 50% 4 साल, विच एवर इज हायर, जब तक आपने ऐसा नहीं किया हो दूसरी रेटिंग विड्रॉ ना करो, मत करो। दूसरा, आपको 75% बॉन्ड होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं, रेटिंग जरूरत भी नहीं है और इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं, आपकी एक रेटिंग चलती रहेगी। और तीसरा, इश्यूअर से एक अंडरटेकिंग ले ले कि ऑलरेडी हमारे पास दूसरी रेटिंग अवेलेबल है उस इंस्ट्रूमेंट, तो ये 3 कंडीशन फुलफिल कर ली जाए तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग विड्रॉ कर सकती। विड्रॉ करने के बाद एक प्रेस रिलीज इश्यू करेगी और बताएगी कि क्यों हमने रेटिंग को विड्रॉ किया। ये प्रोविजन 1 जुलाई 2020 से इफेक्टिव हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए एक नई बात, अगर आप आईएफएससी में अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना चाहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो अपार्ट फ्रॉम इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन के लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विस देने का काम करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो वहां अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सर्विसेज, तो वहां सेबी ने क्लेरिफाई किया है कि फिर आपकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए $7 लाख, $7 लाख बड़ा अमाउंट है। सेबी ने क्लियरिफाई किया कि जितने भी एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी है आईएफएससी में, वो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट फॉर्मिंग अ सेपरेट कंपनी और एलएलपी। वो क्या रहा है कि आईएफएससी में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी ऑपरेट कर सकते हैं, वो भी अपना नई दुकान खोल ले आईएफएससी में और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम करें। फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आल्सो। तो आईएफएससी में आप अब अपना एक नया वेंचर लाइक आईएफएससी है, उसमें आप अब आप चाहते हो कि यार आईएफएससी है और अब हम भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम करना चाहते हैं यहाँ, तो आप बिल्कुल वहां के थ्रू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करें सर्विसेज, लेकिन फिर आपकी नेटवर्थ $7 लाख होनी चाहिए मिनिमम। और एग्जिस्टिंग कंपनी जो आईएफएससी में है वो भी अब इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम करना चाहती है, तो ये नहीं कहेंगे कि आप नई कंपनी बनाओ उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन देंगे। आपकी कंपनी आईएफएससी में है, एक कोई फाइनेंशियल सर्विस का काम कर रही है, इसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का भी काम कर ले, सब्जेक्ट टू सेबी आपको अप्रूव कर, नोट टू फॉर्म अ सेपरेट कंपनी और एलएलपी। पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन में थोड़े से चेंजेस हुए।
अगेन मुझे गलत लगता है ये टॉपिक आपको यहाँ पढ़ाना, क्योंकि आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजर्स का पॉइंट पढ़ाया गया, पोर्टफोलियो मैनेजर की डेफिनेशन पढ़ाई गई। कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, नोट्स भी दिए थे। जून 20 वाले नोट्स अभी भी ड्राइव पर अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 2 ऑफ जून 20 में वाले वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, कमेंट में। तो वहीं मैंने कोड ऑफ कंडक्ट भी बता दिए थे, किसी के रिलेटेड भी पूछे, ज्यादा अभी परेशान ना हो, आप ये कुछ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट याद रखें। अब जब आपको पोर्टफोलियो मैनेजर्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया ही नहीं गया, और स्पेशली पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशन 1993 पढ़ाया ही नहीं गया, तो उसके चेंजेस क्यों पढ़ा रहे हैं? बट स्टिल उन्होंने पूरा टॉपिक दिया है, इसलिए मुझे लगता है कहीं सेपरेट क्वेश्चन ना पूछ ले। पोर्टफोलियो मैनेजर की डेफिनेशन दी है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर की डेफिनेशन दी है, ये आप जानते हो। अब हम बात करते हैं सेबी रेगुलेशन 2020, जो अब चेंज हुआ 1993 की जगह सेबी रेगुलेशन 2020 फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स, और उसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है। इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये ऑलमोस्ट पहले भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स रेगुलेशंस में थे, पर इन्होंने वापस से पूरे लिखे, इवन इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। तो मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ, क्या पता है एग्जाम में पूछ ले कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पॉइंट नंबर 1 तो आपको याद है अच्छे से, बिजनेस अच्छे से करना, हाई स्टैंडर्ड की सर्विसेज देना, ईमानदारी से काम करना। पॉइंट नंबर 2 इंटरेस्टिंग है, अच्छा पॉइंट है कि आपको याद कीजिए पोर्टफोलियो मैनेजर को दो ही चीजें करनी होती, या तो आपको पैसा मिलेगा जिसे मैनेज करना है, या इन्वेस्टर आपको पोर्टफोलियो देगा जिसे आपको मैनेज करना है। इधर ही प्रोवाइड यू द मनी और द पोर्टफोलियो टू मैनेज। तो जब भी आपको इन्वेस्टर से पैसा मिले, उसे अपने पास मत रखना, पता पड़ा आप अपने पास रखा, एफडी करवा ली उसकी। जो पैसा मिले उसे इमीडिएटली यूज करें, और नहीं तो जितना भी इन्वेस्टर्स का पैसा है उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना। हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस, एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, इंश्योर प्रॉपर केयर, आप सब जानते हो ना। पॉइंट नंबर 4, पोर्टफोलियो मैनेजर खुद के लिए भी तो काम कर सकता है। हाँ, वो खुद के लिए भी तो बाइंग सेलिंग कर सकता है अपने। तो पता पड़ा बायर के अकाउंट से शेयर बेचकर खुद ने खरीद लिए, मतलब बायर को कहा कि बेच देते हैं यार ये शेयर, मतलब सॉरी, इन्वेस्टर को कहा कि तुम्हारे शेयर बेच रहा हूं किसी को, मुझे लगता है सही टाइम में बेच देते हैं, और उसके शेयर 2000 में बेचे और खुद ने खरीद लिए, और बाद में आपको 2500 में बेच रहा है बाहर। तो यू शिल नॉट एग्जीक्यूट एनी ट्रेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट इन इट्स प्रोप्राइटरी अकाउंट। अपने अकाउंट में मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर अपने खुद के अकाउंट में ऐसी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट ना करे जो क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, राइट। ऐसा कोई काम ना करे जो दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए गलत हो या अनफेयर प्रैक्टिस हो अपने पूरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए। मींस ऑब्वियस है, मैंने अपने पोर्टफोलियो दूसरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स और मार्केट के लिए गलत हो, ऐसा कोई काम ना करें। अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बारे में एग्जिगरेटेड स्टेटमेंट्स ना दें, बढ़ा चढ़ाकर ना बोलें। जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करें उसके साथ एग्रीमेंट कर लें। ऑब्वियस है, विदाउट एग्रीमेंट आप काम नहीं करोगे, बट तो क्लाइंट से लिखवा लें कि वो कौन कौन सी कंपनी में इंटरेस्टेड है, राइट, कौन कौन सी कंपनी में वो इनसाइडर है, उससे डिस्क्लोजर ले लें, ताकि एटलीस्ट उन कंपनीज में डील ना करें, वरना यूपीएसआई का मैटर आ जाएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग का वायलेशन होगा। और लिखवा लें कि कौन कौन सी वेरियस बॉडीज में उसके पास ऐसी पावर है जिससे उसे यूपीएसआई मिल सकती है। क्यों उनका यूज करेंगे? नहीं, फिर उनमें डील मत करना, ध्यान से करना। अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को ना दें, शैल नॉट डिस्क्लोज टू एनी क्लाइंट और ट्रेस एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स क्लाइंट, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 तो ठीक है कि जब भी आपके क्लाइंट को कुछ डिविडेंड एटसेट्रा मिल रहा है, इंटरेस्ट एटसेट्रा मिल रहा है उनकी सिक्योरिटीज पर, तो वो राइट एक्सरसाइज करें और ये पैसा कलेक्ट करें क्लाइंट के भी। पॉइंट नंबर 10 नॉमिनल सी बात है कि इन्वेस्टर्स को आप टाइम टू टाइम सही इंफॉर्मेशन वक्त पर सही इंफॉर्मेशन सही तरीके से अवेलेबल करवाएं, क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दें, प्रोफेशनल डीलिंग्स प्रॉम्प्ट एफिशिएंट तरीके से करें। ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे सिक्योरिटीज में फॉल्स मार्केट क्रिएट होता हो। प्राइस रिगिंग, यस, मतलब मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइस, पीएसआई की पासिंग, यूपीएसआई की पासिंग, ये कोई काम ना करें, मतलब अल्टीमेटली इनसाइडर ट्रेडिंग ना करें, फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस ना करें।
नाउ पॉइंट नंबर 12, पोर्टफोलियो मैनेजर को जी बिजनेस वालों ने बुला लिया। ऐसे न्यूज चैनल्स होते हैं जो जनरली शेयर्स की बात करते हैं, है ना, सीएनबीसी वालों ने बुला लिया, जी बिजनेस वाले ने बुला। अब क्या था, इनके क्लाइंट के अकाउंट में 10 लाख शेयर्स रखे हुए हैं जिसे बेच नहीं पा रहे। यू आर नॉट एबल टू सेल दोज सिक्योरिटीज क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है उन शेयर्स में। तो आप एडवाइस देने का एडवाइस दे दी कि पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स खरीद लो, बहुत अच्छे हैं। आपकी एडवाइस मानकर लोग खरीदने गए, बेच दिया आपने, आपको जो लिक्विडिटी चाहिए थी। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि पब्लिकली एक्सेसिबल मीडिया में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप नहीं दोगे। वो मीडिया चाहे रियल टाइम हो या नॉन रियल, मतलब चाहे वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो या रिकॉर्डेड, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप नहीं देंगे जब तक कि आप अपनी पोजीशन डिस्क्लोज नहीं करते। यस, फिर आप डिस्क्लोज क्या करोगे कि मैंने आपको सिक्योरिटी खरीदने का बोला है, बट यस पिछले 2 दिन पहले मैंने ये शेयर्स बेचे, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे तुमने तो बेचे, हमसे खरीदने का बोल रहे हो, राइट। तो फिर पोर्टफोलियो मैनेजर अपने एम्प्लॉय के थ्रू एडवाइस दिलवाएगा। तो अगर पोर्टफोलियो मैनेजर का एम्प्लॉय भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहा है तो वो अपनी भी होल्डिंग डिस्क्लोज करे, अपना इंटरेस्ट भी और अपने एम्प्लॉयर मतलब पोर्टफोलियो मैनेजर का इंटरेस्ट भी। और मुझे कुछ काम की चीजें नहीं लगती। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लाइंट का पैसा सही से मैनेज करना बेस्ट पॉसिबल तरीके से। अगर डिस्क्रिशनरी हो तो, नॉन डिस्क्रिशनरी हो तो क्लाइंट के रेस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग यूज करना। ये बड़ा चेंज है। मैं क्लास में पढ़ाता हूं कि पोर्टफोलियो मैनेजर के पास हम लोग तो जा ही नहीं सकते। क्यों? इसीलिए हम म्यूचुअल फंड्स के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाना है तो या तो 25 लाख रुपए लेकर जाओ या 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो लेकर जाओ। बट अब और नहीं जा सकते, ये 25 लाख अब 50 लाख हो चुका। ठीक, तो ध्यान रखिएगा 50 लाख से कम एक्सेप्ट ना करें, ना तो फंड्स ना सिक्योरिटी। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग क्लाइंट का क्या करेंगे? अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट से 25 लाख तक का अमाउंट आपने, क्योंकि पुरानी लिमिट 25 लाख थी, तो कह रहे हैं उनका जब तक टाइम पीरियड खत्म ना हो जाए तब तक आप उन्हें सर्विसेज दे सकते हैं, आगे से 50 लाख से कम नहीं। क्लाइंट के साथ फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करें, विश्वास आश्रित संबंध। तो पोर्टफोलियो मैनेजर फिड्यूशियरी कैपेसिटी में काम करे, क्लाइंट का फेथ मेंटेन रखें, हर क्लाइंट की सिक्योरिटी सेपरेट रखें। तभी आपको पता होगा कौन से क्लाइंट की क्या सिक्योरिटीज है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कौन से क्लाइंट के लिए कितना पैसा कैसे आया था। सारे क्लाइंट्स की होल्डिंग सेपरेट अकाउंट में रखें। यस, क्लाइंट का पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में रखें, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बताया। जब भी डील करो क्लाइंट ने जो लिमिटेशंस लगाई उनका ध्यान रखें। इसका मतलब आप नॉन डिस्क्रिशनरी हो, क्लाइंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। क्लाइंट के पैसे से खुद के लिए कोई बेनिफिट डिराइव नहीं करोगे, मतलब ये सब होता था कभी या हो सकता है अभी भी हो, अब हो तो सेबी उसे पेनलाइज करेगी। क्लाइंट की भी आप पर पैसा बोरो मत करना। क्लाइंट ने जितना पैसा दिया उसी से आपको काम करना है, क्लाइंट के बिहाफ पर पैसा बोरो नहीं करोगे और क्लाइंट की सिक्योरिटीज किसी को लेंड भी नहीं करोगे। क्लाइंट के अकाउंट में सिक्योरिटी पड़ी है, आपने किसी को उधार दे दी नहीं। क्लाइंट की कंप्लेंट टाइम टू टाइम रिजॉल्व करोगे और ये इंश्योर करोगे कि पोर्टफोलियो मैनेजर ये इंश्योर करे कि इन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए आप काम कर रहे हैं। तो आपको लगा होगा सर ये ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर के रेगुलेशन ही नहीं पढ़ा है तो अमेंडमेंट क्यों। बट स्टिल गलती से आ ना जाए इसलिए मैंने ब्रीफ कर दिया। फिर एक और क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक हमें पढ़ना है, डिफॉल्ट क्योरिंग। अब एक रेटिंग एजेंसी ने एक कंपनी के इंस्ट्रूमेंट को रेटिंग असाइन की, इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग थी, लाइक ट्रिपल बी रेटिंग थी। डिफॉल्ट हो गया, कंपनी ने ट्रिपल बी रेटिंग थी, स्टिल कंपनी ने एक पर्टिकुलर टाइम पर इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो रेटिंग एजेंसी इसको बहुत अच्छे से कंसिडर करती है और बोल देगी कि भैया अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं, स्पेकुलेटिव ग्रेड नहीं, ये तो इवन अब डिफॉल्ट है।
तो डिफॉल्ट ग्रेड में आ गई अभी बोल, अब तो से अब रेटिंग एजेंसी बोल देगी कि डिफॉल्ट कर चुके हैं ये रिपेमेंट, तो डिफॉल्ट क्योर भी तो हो सकता है। डिफॉल्ट इन्होंने क्योर कर दिया, तो क्या क्योर करते ही डिफॉल्ट से इन्हें स्पेकुलेटिव में ले आए? नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट में ले आओ। नहीं बेटा, पहले डिफॉल्ट से स्पेकुलेटिव में जाएगी, फिर इन्वेस्टमेंट ग्रेड। कितने टाइम में? रेगुलेशन ये कहता है कि 90 डेज के पहले नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट क्योरिंग पीरियड 90 डेज के बाद ही डिफॉल्ट तो स्पेकुलेटिव में जा सकती है, और फिर 365 दिन बाद ही इन्वेस्टमेंट ग्रेड में जा सकती है रेटिंग। लेकिन सेबी को अभी लगा कि यार कई बार क्योर जल्दी भी हो जाता है, तो क्यों ना इन्हें जल्दी फिर हम डिफॉल्ट से स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव से इन्वेस्टमेंट डाल दें, रेटिंग चेंज क्यों ना कर दें जल्दी। और कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से तो बहुत होगा कि एक बार गलती से रिपेमेंट नहीं कर पाए इंटरेस्ट एक्सेट्रा का डिबेंचर्स पर, अब तो रेगुलराइज कर दिया है। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को एक राइट दे रहे हैं कि 90 डेज, 365 डेज आप इस पॉलिसी को, ये तो आपकी पॉलिसी होती है, हम बोलते हैं तो ऐसा करना है, आप अपनी सब कमिटी, आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो बोर्ड है उसकी कमिटी से एक पॉलिसी बना लें, और फिर वहां आप देख लें कि किन सिचुएशंस में आप डिविएशन करोगे 90 से कम पर भी आप रेटिंग चेंज कर दोगे। 90 डेज, 60 डेज में अगर उन्होंने डिफॉल्ट क्योर कर दिया, आप उसे स्पेकुलेटिव में डाल दो डिफॉल्ट से। तो इस रिगार्ड में आप एक पॉलिसी बनाए कि डिफॉल्ट से स्पेकुलेटिव में कब, डिफॉल्ट से इन्वेस्टमेंट में कब, और कब कब हम एक्सेप्शनली जल्दी भी उस पीरियड को कंप्लीट करके आपको ग्रेड आपकी चेंज कर सकते हैं। तो कहते हैं इस चीज की आप पॉलिसी बना लें। आपको याद रखना है 9365 और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की बोर्ड की सब कमेटी को पावर है कि रूल्स बना लें, उन रूल को फॉलो करके आप रेटिंग को टाइम के पहले भी चेंज कर सकते, रेटिंग ग्रेडिंग चेंज कर सकते। ना केस लॉस पर आते हैं। विशाल विजय शाह, महाराष्ट्र पॉलिबिटेंस लिमिटेड का केस सेबी के अगेंस्ट, और फिर डिसीजन है सेट का। क्या हुआ, ये जो विशाल विजय शाह थे एक स्टॉक ब्रोकर थे। अब स्टॉक ब्रोकर्स को ना एक एक प्रोविजन फॉलो करना होता कि क्लाइंट के लिए डील करने के लिए पैसा क्लाइंट के पास से आना चाहिए। नहीं समझ में आया सर? क्लाइंट ने बोला 10,000 शेयर खरीद लो, आपने बोला 3 लाख रुपए चाहिए, 3 लाख रुपए के शेयर होंगे, 10 लाख शेयर, सॉरी 10,000 शेयर 3 लाख रुपए के हों। उसने कहा ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड को फोन कर रहा हूं, वो अकाउंट में पैसे डाल देगा, कर लो। रेगुलेशन कहता है ऐसा नहीं होगा। क्यों सर? थर्ड पार्टी से पेमेंट का लेन देन नहीं करोगे आप, क्लाइंट के सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग का लेन देन क्लाइंट से ही होगा। अदरवाइज तो कितनी मनी लॉन्ड्रिंग हम कभी ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे, किसके अकाउंट से पैसा आया, कहां गया, क्यों गया, कहां से पैसा आया था। तो विशाल विजय सिंह जो एक ब्रोकर थे, उन्हें पैसा मिला क्लाइंट के अकाउंट में फ्रॉम थर्ड पार्टी इन कैश, और जब जब जरूरत हुई इन्होंने पैसा क्लाइंट को नहीं, क्लाइंट के भी आप पर थर्ड पार्टी को दिया। नोटिस ही ने क्लाइंट के बैंक अकाउंट से पैसा भी विड्रॉ किया। सेबी का सर्कुलर कहता है कि स्टॉक ब्रोकर ये इंश्योर करे दैट पेमेंट आर रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पेक्टिव क्लाइंट एंड नॉट फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इसी वजह से नोटिस ही को ये अच्छे से स्टेप्स लेने चाहिए थे इंश्योर करने के लिए कि पैसा क्लाइंट ही दे, और पैसा दो भी जब तो क्लाइंट को ही, राइट। पर हमें बिल्कुल नहीं लगा कि आपने इंश्योर किया। अगर कभी मिल भी जाए क्लाइंट के बिहाफ पर थर्ड पार्टी से पैसा, तो एक्सप्लेनेशन होने चाहिए आपके पास सफिशिएंट, आपके पास ऐसा कुछ नहीं। जब उसने सबमिशन दिए, शो कॉज नोटिस इशू किया होगा, तो कई बार भी उसने ऐसा किया हुआ था, तो उसने एडमिट भी किया कि यस मैंने कई बार ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं आप फेयर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नहीं कर रहे हो, ड्यू स्किल फॉलो नहीं कर रहे हो, केयर से काम नहीं कर रहे हो, और इसीलिए सेबी रेगुलेशन का, सेबी सर्कुलर का वायलेशन है। बीएसई के ब्रोकर होंगे तो बीएसई ने भी इनका इंस्पेक्शन किया था, और वहां पता चला कि ये रिपीटेटिव नेचर है आपका, रिपीटेटिव नेचर है आपका, आप ऐसे ही करते हो। ओके, ऑर्डर दिया गया और इनकी
इनकी मेंबरशिप को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया, सस्पेंड किया 1 साल। नरेंद्र सिंह तंवर, कैपिटल ट्रू फाइनेंशियल सर्विसेज का केस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि 28,80,000 रुपए का गेन कमवा दूंगा आपको, 20,000 रुपए दो, 29 लाख दूंगा 4 महीने 10 दिन में। दे दी उसने, फिर उसकी फीस भी दे दी बाद में, पहले दिन लॉस हो गया, फिर फोन उठाना बंद कर दिया, आप जानते हो सब, हमने पढ़ा हुआ है। नाउ अरिहंत कैपिटल मार्केट लिमिटेड वर्सेस, अब ये केस में ना आप पढ़ोगे ना तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा डायरेक्टली, अच्छा फैक्ट ही नहीं बताया और बस डिसीजन बता दिया। एक्चुअली हुआ क्या, ये मोरियो इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम की कंपनी, बहुत ज्यादा इसके शेयर्स नहीं थे, लिस्टेड कंपनी थी। इस कंपनी में जनवरी 13 से अगस्त 2014 के बीच में एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स ने बहुत सारी ट्रेडिंग की और कहीं ना कहीं देखने पे पता चला कि वो बंदा ना केवल क्लोजिंग प्राइस को चेंज करने में लगा हुआ है, मतलब शेयर्स की प्राइस को चेंज करने में लगा हुआ है केवल। क्या हुआ, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल 60, तो क्या होगा कि किसी ने लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 60, अब इसको ना खुद के शेयर बेचने हैं, तो अब शेयर कैसे बेच दे 60 रुपए पर, तो क्या करेगा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या किया उसने, खुद ने ही मार्केट में से एक शेयर खरीद लिया और खरीदा 65 पर, कोट डाला एक शेयर खरीदना है 65 पर, किसी ने बेच दिया, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 65 हो गई, अब ये सेल के कोट डाल रहा है 65 पर। आर यू गेटिंग इट, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा सा मतलब बड़ा चेंज करके ये ट्रेडिंग कर रहा है, केवल क्यों, ताकि ट्रेडिंग प्राइस चेंज हो, क्लोजिंग प्राइस चेंज, और इसने फायदा कमाया ऐसे। और ये सर अरिहंत कैपिटल मार्केट बीच में कहां गया, तो अरिहंत कैपिटल मार्केट इसके ब्रोकर थे। ओके क्या हुआ, अरिहंत कैपिटल मार्केट का केस कहां से हुआ, ये नहीं, आरोप अरिहंत कैपिटल मार्केट पर ही लगा। क्यों सर, सुनो, कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है उस इन्वेस्टर के बिहाफ पर, उस इन्वेस्टर के लिए। कर कौन रहा है, इन्वेस्टर, ब्रोकर कौन है, अरिहंत कैपिटल मार्केट। तो बोला कि ये गलत था और तुम्हें, और ऑब्वियस है स्टॉक ब्रोकर से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि अगर ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है, आपके पास इतना अच्छा खासा सर्विलेंस सिस्टम होना चाहिए तुम्हारे पास, खुद के पास भी, कि आप इन्हें पकड़ें, चेक करें और रोकें। आपने कुछ नहीं किया। तो इनसे जब आंसर मांगा तो इन्होंने कहा कि सर वो एक अंकल है, रिटायर्ड पर्सन है, दिन भर यही काम है उनका, और जनरली वो इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदते बेचते हैं। हमने बोला ऐसा नहीं होता, रिपीटेटिवली ये दिख रहा है, और केवल इंटेंशन एक दिख रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को मैनिपुलेट करना, क्लोजिंग प्राइस को चेंज करवाना, केवल यही काम है। आपकी गलती है, अरिहंत कैपिटल मार्केट की गलती है, और उनको कहा 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई अरिहंत कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने आपको केस समझा दिया। आगे आते हैं, स्टार इंडिया मार्केट रिसर्च वर्सेस सी। अब ये क्या हुआ, ये थे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये भाई साहब जो थे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे। क्या गलती हुई इनसे, गलतियां देखना इनकी क्या क्या गलतियां थी। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रेस्पेक्ट में मैंने आपको एक बात सिखाई है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्लाइंट को एडवाइस दी जा रही है उसकी पहले रिस्क प्रोफाइल समझ लें। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है और जिसकी बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रिटेलर को सेम एडवाइस मत देना। दोनों को आप सेम मैसेज भेज रहे हो, ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो। यू नीड टू कंसिडर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द क्लाइंट वेरी केयरफुली। तो पहला तो देखने को मिला कि ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क प्रोफाइल, मतलब सबको सेम एडवाइस दे रहे होंगे बहुत सारे केसेस। ऐसे लोगों को भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली सर्विस दे रहे हैं जो सूटेबल ही नहीं है उस सर्विस के लिए, है ही नहीं उनकी हाई नेटवर्थ, और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाली सर्विसेज दे रहे हैं, हाई रिस्की प्रोफाइल वाली डीलिंग करवा रहे हैं उनसे। थर्ड, फ्यूचर में सर्विसेज देने के लिए एडवांस में पेमेंट ले रहे हो, गलत है, यस ये रेगुलेशंस का वायलेशन है। और कुछ तो भी फीस चार्ज कर रहे हो आर्बिट्ररी बेसिस पर, अनरीजनेबल और हाई फीस। तो सेबी ने पेनल्टी लगा दी ये वायलेशन के लिए। सेट में गए, क्या हुआ फिर, 40 लाख रुपए की पेनल्टी को सेट ने कम कर दिया, तो पार्शियली अपील अलाउ की गई, वायलेशन तो माने गए, एलिगेशन प्रूव हुए, और कहा कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है,
तो प्रॉफिट ही 30 लाख का कमाता है साल भर में, उस पर आपने 40 लाख की पेनल्टी लगा दी, तो सेट ने पेनल्टी को कम करके 20 लाख कर दी, पेनल्टी लगाई। नाउ जेपी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सीपी का। अब क्या हुआ, ये भाई साहब जो थे जेपी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, कि डीपी थे, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यू नो इट वेरी वेल कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स का रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है डिपॉजिटरी के थ्रू। इट्स 2 tier। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आप सीडीएसएल के बनना चाहते हो, फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई टू सीडीएसएल और उसके थ्रू फिर सेबी को अप्लाई करो। अब क्या हुआ, सेबी ने इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया डीपी का 2006 में, वो वैलिड था 2011 तक, फिर 2011 में रिन्यूअल हुआ, वो वैलिड था 2016 तक। अब उसी वक्त अगस्त 2016 तक वैलिड रजिस्ट्रेशन था। अप्रैल 16 में सीडीएसएल ने सेबी को एक लेटर भेजा कि सर चूंकि ये बंदा हमारे बायलॉज फॉलो नहीं कर रहा है ढंग से, इसलिए हमने इसका डीपी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। उसी तरह का एक और इंटीमेशन एनएसडीएल ने भी भेजा कि सर हमने कैंसिल कर दिया इनका रजिस्ट्रेशन, हमारी डीपी नहीं है यहाँ। ठीक है, कैंसिल कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये थी कि आपने सेबी को नहीं बताया। किसने, ये जेपी भाई साहब ने, जेपी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड ने। ओके, मींस केस क्या है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी ऐसे चेंजेस हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप सेबी को इंटीमेट करें। तो सेबी को लेटर मिला नॉन कंप्लायंस वाला और ये सब। अब क्या हुआ, ये देखिए, ये है मैटर। द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द नोटिसी इन्फॉर्म सेबी of the termination of the agreement by the depository would therefore have to be considered as a violation of clause 14 of the code of conduct for the DP। क्या कहता है वो, यही कहता है कि जो भी चेंजेस हो आप टाइम टू टाइम बताओगे। आपका टर्मिनेशन हो गया एग्रीमेंट का, आपने सेबी को इंटीमेट नहीं किया, आप सेबी रजिस्टर्ड डीपी बने घूम रहे हो अभी भी। और फिर क्या हुआ, ऑब्वियस है, होल टाइम मेंबर ने अपनी पावर को यूज करते हुए इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। बहुत बार एक नाम आ रहा है यहाँ, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हो इस नाम को अच्छे से, वैसे आपके सिलेबस में नहीं था, नए मॉड्यूल में, नए सिलेबस में। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मींस एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरमीडियरी मिलकर बना ले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए क्लास ऑफ इंटरमीडियरी। तो एक्चुअली क्या है कि फॉर एग्जांपल आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स का एक एसआरओ बनाना चाहते हो, तो आप एसआरओ को रजिस्टर्ड करवा लें सेबी के पास, सेक्शन 8 कंपनी बनती है, सेबी के पास रजिस्टर्ड करवा लें, पोर्टफोलियो मैनेजर एसआरओ के मेंबर बन सकते हैं। तो वो सेबी के बिहाफ पर पोर्टफोलियो मैनेजर्स को रेगुलेट करें और उन्हें मेंबरशिप दे पोर्टफोलियो मैनेजर्स की, फॉर एग्जांपल। तो ये है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे क्लास ऑफ इंटरमीडियरी का, अलग अलग क्लास ऑफ इंटरमीडियरी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय रजिस्टर्ड विद सेबी, इन एसआरओ इंक्लूड स्टॉक एक्सचेंज। चलिए, तो यहां जाकर ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। नीचे तो सर्कुलर्स की लिंक दी। नाउ एक चैप्टर और बचा है, इसके पहले वो एक्चुअली स्टार्ट वहीं से करना था आज, बट हमने स्टार्ट कर दिया इंटरमीडिएट से। एक्चुअली हमें स्टार्ट करना था कैपिटल मार्केट वाले पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। कुछ 2-3 चीजें पढ़ा देता हूं, अगर टाइम नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कुछ पढ़ाने लायक, मुझे पढ़ाने लायक लगता है मैटर यहां से, पहला पॉइंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। यू नो इट वेरी वेल कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स पब्लिक ऑफर लाकर यूनिट्स इशू नहीं कर सकते, केवल प्राइवेटली प्लेस्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। तो आप में से केवल क्लास प्राइवेट प्लेसमेंट होगा। तो जब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे तब क्या इशू करेंगे, प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, आंसर है नहीं। तो क्या इशू करते प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम। ओके, शॉर्ट में क्या, पीपीएम। क्या हो रहा था कि पीपीएम चूंकि सर्कुलेट होता था क्लोज्ड इन्वेस्टर्स में, तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा रेगुलेशन सेबी के नहीं थे। कहते जो आपको ठीक लगता है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो आपको सही लगता है, वो ट्रू इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाओ, तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करें, डेट्स इट। यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड होते थे पहले, बट होने क्या लगा कि फिर प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइज नहीं बची। किसी का पीपीएम कुछ 50 इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, किसी का 10। तो बहुत सारे पब्लिक कंसल्टेशन, डेलिब्रेशंस मिले, एडवाइजरी कमिटीज से रिकमेंडेशंस मिली। तो हमने क्या कहा
हमने कहा हमने पीपीएम का अब एक टेम्पलेट बना दिया। पीपीएम क्या होता है? जहां प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो हम चाहते थे मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करना, कि मिनिमम इतनी डिस्क्लोजर तो आपको देने ही होंगे पीपीएम, ये हम चाहते थे। और इसीलिए हमने पीपीएम टेम्पलेट बना दिया मिनिमम स्टैंडर्ड्स के लिए, और सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वहां कहा कि इंक्लूड कर पीपीएम। ठीक है, पीपीएम। अच्छा सर, मैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं हमारे पीपीएम में। यस, आप दे सकते हैं। वो पार्ट 2 होगा। मींस पीपीएम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए सेक्शन फॉर मिनिमम डिस्क्लोजर्स, और पार्ट बी सप्लीमेंट्री सेक्शन, जो आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इनके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने पीपीएम में देनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। एआईएफ कैटेगरी 1, 2, 3 तीनों के लिए ये टेम्पलेट आ गया, बट 1 और 2 के लिए सर्कुलर नंबर अलग है, और राइट वो अनेक्सर 1 में है, और टेम्पलेट कैटेगरी 3 के लिए टेम्पलेट है अनेक्सर 2। अलग अलग इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर है, 1, 2 के लिए सेम, 3 के लिए। अब ये कैसे इंश्योर करवाओगे कि पीपीएम में जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स और डिस्क्लोजर आपने बताया पार्ट ए में, वो हर एआईएफ दे रहा है जब भी यूनिट इशू कर रहा है, तब पीपीएम में वो दे रहा है। तो कहते हैं हर साल आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपने पीपीएम्स का, कि जो जो पीपीएम आपने इशू किए ड्यूरिंग दिस ईयर, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं या नहीं करते। कौन करेंगे? आपका इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर, किसी से भी करवा लें। इंटरनल ऑडिट भी होते हैं रेगुलेट इनके इंटरमीडियरीज के, एआईएफ के हो रहे होंगे, तो इंटरनल एक्सटर्नल स्टैट ऑडिट या इंटरनल ऑडिटर से ऑडिट करवा। ऑडिट की फाइंडिंग ऑडिटर बताएगा ट्रस्टी को, बोर्ड को, या डेजिग्नेटेड पार्टनर को। सबको क्यों सर? बेटा सब में से कोई एक चीज होगी। अगर एआईएफ ट्रस्ट के फॉर्म में तो ये इंटीमेट होगा ट्रस्टी को, कंपनी के फॉर्म में तो बोर्ड, एलएलपी के फॉर्म में तो डेजिग्नेटेड। इसके अलावा सेबी को भी इंटीमेट करोगे कि पीपीएम में ये लिखना था मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, और इन्होंने ये नहीं लिखा। ओके। 2 और 5 मींस मिनिमम डिस्क्लोजर और उनका ऑडिट पीएम्स का, ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन 2 केसेस में। पहला केस एंजल फंड्स पर ही एप्लीकेबल नहीं, छोड़ दिया एंजल फंड्स। एआईएफ कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड का सब कैटेगरी एंजल फंड, यू नो इट, अगेन यू नो इट वेरी वेल। तो पेरा 2 और 5 की रिक्वायरमेंट एंजल फंड पर एप्लीकेबल नहीं। 2 पीपीएम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डिस्क्लोजर, 5 ऑडिट ऑफ द पीपीएम। दूसरा, ऐसा एआईएफ या स्कीम जिसके बड़े इन्वेस्टर्स हैं और वो खुद कह चुके कि जरूरत नहीं। ओके, बड़े इन्वेस्टर किसको माने? जहां एक इन्वेस्टर ही 70 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फिर उन्होंने खुद ने ही वेवर कर दिया कि ठीक है हम वेव करते हैं, वी वेव द फंड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ पीपीएफ, सेबी प्रिस्क्राइब टेम्पलेट, तो बस फिर आपको अलाउड है। बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 70 करोड़ या उससे ज्यादा, ऑब्वियस है उन्होंने अच्छा खासा ड्यू डिलिजेंस कर दिया होगा, उनके खुद के पास बहुत अच्छे एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, तो वो आपको पीपीएम के मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर और ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट से वेव करवा सकते हैं, फिर आपको रेगुलेशन एप्लीकेबल नहीं। 1 मार्च 2020 से एप्लीकेबल है। नाउ परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग ऑफ एआईएफ, ये बहुत बकवास है, थ्योरेटिकल है बहुत ज्यादा। कि सेबी ने कहा कि एआईएफ का जो एसोसिएशन है वो एक काम करे, क्या काम करे? कि वो एक बेंचमार्क परफॉर्मेंस बना ले। एआईएफ को ऐसे काम करना चाहिए, और फिर सारे एआईएफ का आप कंपैरिजन करो कि आपने बेंचमार्क परफॉर्मेंस से कितना मैच करता हुआ काम किया। इंडस्ट्री की रिक्वेस्ट थी, तो ये समझा गया कि इंडस्ट्री बेंचमार्क बनाया जाए, और इंडस्ट्री बेंचमार्क से हर एआईएफ को कंपेयर किया जाए, और फिर उसको बताया जाए, रिपोर्टिंग की जाए कि इंडस्ट्री बेंचमार्क के कंपैरिजन में ये एआईएफ कैसे काम। इससे इन्वेस्टर को पता चलेगा कि कौन सा एआईएफ ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है एज कंपेयर टू इंडस्ट्री बेंचमार्क। तो हर एआईएफ को ये बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस का रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा। कौन करे? एनी एसोसिएशन ऑफ एआईएफ जिसके पास एआईएफ के 33% से ज्यादा मेंबर हैं, वो बेंचमार्किंग एजेंसी बना ले। हर एसोसिएशन ना बनाए, एटलीस्ट वो एसोसिएशन बेंचमार्किंग एजेंसी बनाए जिनके पास 1/3 से ज्यादा मार्केट के एआईएफ उनके एसोसिएशन के पार्ट है। और
बेंचमार्किंग एजेंसी बना लें और इस बेंचमार्किंग एजेंसी का अपने एआईएफ के साथ एक एग्रीमेंट करवा लें कि हम आपकी बेंचमार्किंग करेंगे परफॉर्मेंस, ठीक है। और हर साल एटलीस्ट 1 ईयर में ये काम करें और इसकी रिपोर्टिंग करें ईयर एंड होने से 6 महीने। हालांकि फर्स्ट ईयर के लिए उन्होंने बोला है कि आप टाइम ले सकते हैं, तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता। तो बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस क्या करें, एआईएफ के जो एसोसिएशन है, बड़े एसोसिएशन, वो एक बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एजेंसी बना लें और फिर वो बेंचमार्क बनाए और कंपेयर करें एआईएफ को। एआईएफ के लिए इसके साथ एग्रीमेंट कर लें कि हम आपकी बेंचमार्किंग करेंगे परफॉर्मेंस की। कब करना है ये, 1 जुलाई तक अवेलेबल होना चाहिए, लेटेस्ट 1 जुलाई तक। और यस, तो 30 सितंबर 2019 तक का परफॉर्मेंस आप 1 जुलाई 2020 तक बता दें, तो 6 मंथली ओके ऐसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडस्ट्री बेंचमार्क लेवल का परफॉर्मेंस बेंचमार्क रिपोर्ट के फॉर्म में आएगा 1 जुलाई 2020 तक फॉर द परफॉर्मेंस अप टू सितंबर 2019। दैट्स इट, मैं चाहता हूं इतना ही पढ़ लें पीपीएम के लिए। और वो जो 1 ईयर वाला था, सॉरी, हर साल ऑडिट करवाना है, वो पीपीएम का वो मिनिमम स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर वाला था कि आपको पीपीएम का डिस्क्लोजर का ऑडिट करवाना है, आपने जो डिस्क्लोजर बताए थे मिनिमम वो फॉलो किए नहीं किए। तो पहली बात तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होंगे उन एआईएफ पर। सपोज करो पीपीएम पर आ रहा हूं फिर से, पीपीएम में मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर आपको करना है, ऑडिट करवाना है। कब करवाना है ऑडिट, वो है हर साल ऑडिट करवाना, और ईयर एंड होने से 6 महीने में सबमिट करनी है ऑडिट रिपोर्ट सेबी को भी और बोर्ड या ट्रस्टीज या डेजिग्नेटेड पार्टनर एज द केस। अब बेटा किसी एआईएफ का इस बार कोई पीपीएम ही नहीं आया क्योंकि उन्होंने कोई नया इशू ही नहीं लाया, तो फिर उन्हें ये ऑडिट भी नहीं करवाना, टेक्निकली वेरी क्लियर। बट फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवा लें, सर्टिफिकेट रख लें उनसे लेकर, इस बार कोई पीपीएम इशू नहीं किया क्योंकि कोई इशू ही नहीं लेकर आया, इसलिए हमें ऑडिट नहीं। पॉइंट नंबर 1 ये रहा जो कवर हुआ। कब करवाना है, ईयरली बेसिस पर करवाना है और ईयर कंप्लीट होने से 6 महीने में आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी। तो ये 6 महीने होंगे ईयर एंड के लिए, सितंबर 2020 तक कर देना है, लेकिन नहीं, पहला फाइनेंशियल ईयर है, पहली बार एप्लीकेबल हो रहा है, तो 1920 के लिए आपके पास टाइम है 31 दिसंबर तक आपकी रिपोर्ट सबमिट, कोई पीपीएम की। ठीक है, ये खत्म हुआ 2 चीजें विद रिस्पेक्ट टू एआईएफ, एक तो पीपीएम और दूसरा बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस। बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस के लिए तो बोल रहे हैं आप हाफ ईयरली करें, तो लाइक सितंबर 2019 के लिए कहा जुलाई 2020 तक रिपोर्ट सबमिट करें बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस एजेंसी। और पीपीएम मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर आपको करना है पीपीएम में, उसका ऑडिट करवाएं कि आपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉलो करके पीपीएम बनाया नहीं, और वो आपको साल में एक बार करना है। और 6 मंथ में, ईयर एंड होने से 6 मंथ में रिपोर्टिंग करनी है। और फर्स्ट ईयर के लिए 1920 के लिए रिपोर्टिंग सितंबर तक नहीं, दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक का टाइम अवेलेबल। इट्स ऑल ऑन माय पार्ट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी हमने आज कंप्लीट किया, और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अभी कुछ अमेंडमेंट्स और बाकी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल कवर। सो मच।